हेलो एवरीवन, तूफानी पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है कंप्यूटर की, इसमें हम डायरेक्ट एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि थ्योरी के साथ किस तरीके से जो एमसीक्यूज हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे थ्योरी थ्योरेटिकल कंसेप्ट चूज किया है, दैट इज मेन मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से उसके ऊपर एमसीक्यू जो है वो बना सकता है। तो आज का सेशन होगा, इसमें हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, मेमोरी के जैसे दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, तो पूरी एक कहानी समझेंगे कि क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, इसे क्यों कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से आपने। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना, एक एक सवाल जो जो भी बन सकता है इसमें वो सारा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी क्यों कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अपना जो काम करते हैं उसको भी हम यही कहते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसको, मान लो आप सभी स्टूडेंट हो, है ना, तो आपका प्राइमरी काम क्या है, पढ़ना, है ना। पढ़ना आपका क्या है, प्राइमरी काम, बाकी सारे क्या है आपके सेकेंडरी काम। मतलब जो चीज जरूरी होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी। उसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने और उसको रन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर की वर्किंग के लिए जो जरूरी मेमोरी है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरीज आती हैं। एक तो आती है जी रैम और दूसरी आती है रोम। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे जी रैम की, फिर हम बात करेंगे रोम की, और साथ में क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने टाइप की रैम होती है और कितने टाइप की रोम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रैम की बात करूं तो आपको क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। आप ऐसा करना, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहना इसके। रैम की अगर बात करें तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसका यूज का कि रैम करती क्या है जी, तो रैम का काम होता है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, वर्किंग मेमोरी है ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने कोई एप्लीकेशन रन किया अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो वो अभी सेव नहीं की, लेकिन आप उस पर काम करे जा रहे हो, तो वो जो डेटा है वो कहाँ पे है, वो डेटा कहाँ प्रेजेंट है, वो डेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, रैम में। जब आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में आपकी अपनी हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लोगे, फिर वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप उस पर काम कर रहे हो, उस केस में वो डेटा कहाँ होगा, आपकी रैम में। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ गए बात को, इसको क्या बोला जाता है, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, रैम की अगर और बात करें तो रैम में आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रैम में डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता है, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल की बात करें, वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जो परमानेंट नहीं होती, नॉन परमानेंट। मतलब जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तब तक डेटा जो है वो आपका रैम में रहेगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ किया, साथ के साथ ही रैम में जितना भी डेटा था वो सारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, रैम में डेटा जो है वो स्टोर नहीं किया जा सकता। तो रैम के बारे में अभी तक हमने क्या सीखा है, एक तो ये वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर की, दूसरी ये वोलाटाइल है यानी कि नॉन परमानेंट है, कि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी आप प्रोग्राम रन करते हो, जो भी आप काम करते हो, वो बिना रैम के नहीं किया जा सकता है, मतलब ये जरूरी मेमोरी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अब रैम जो है वो दो तरीके की होती है जी। रैम की अगर हम बात करें, दो तरीके से रैम आती है हमारे पास। एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम। एक रहेगी डी रैम और एक रहेगी एस रैम। अगर मैं डी रैम की बात करूं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का मतलब क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरीके से एस रैम की बात करें तो वो क्या होगी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, अब ये समझने का समय आ चुका है। ठीक है, अब इसको आपने ध्यान से समझना है सभी ने। अगर मैं बात करता हूं डी रैम की, एक तरफ लिखते हैं हम डी रैम और एक तरफ हम लिखेंगे एस रैम। ठीक है, तो डी रैम की अगर हम बात करें तो जो डी रैम होती है इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
अब डायनामिक जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जी, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली रैम है, मोस्ट यूज्ड रैम है, सबसे ज्यादा सिस्टम्स में यही रैम यूज होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इसका प्राइस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये क्या होती है? कॉस्टली होती है। एज कंपेयर टू डी रैम इट इज कॉस्टली, ज्यादा मतलब महंगी होती है। उसके बाद इसको बोला जाता है जी ऑफ चिप मेमोरी, ऑफ चिप मेमोरी, और ये होती है हमारे पास ऑन चिप मेमोरी। तो सवाल क्या बन सकता है कि इन दोनों में से ऑन चिप मेमोरी पूछ लेगा आपसे कौन सी है, तो ऑन चिप मेमोरी कौन सी होगी हमारे पास? स्टैटिक रैम। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है? सीपीयू के क्लोजेस्ट होती है, प्रॉपर जो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है वही चिप के ऊपर ये लगी होती है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें जो खास बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि डी रैम इज मेड ऑफ किस चीज की बनी होती है जी। ठीक है, या फिर एस रैम इज मेड ऑफ विच मटेरियल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे डी रैम का, तो एस रैम का अगर पूछे स्टैटिक रैम का, तो ये होती है जी कैपेसिटर, ये होती है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की बनी होती है। और अगर मैं बात करता हूं अपना डायनामिक रैम की, तो ये बनी होती है कैपेसिटर्स की। तो सवाल ये भी आ सकता है कि डी रैम किसकी बनी होती है? ऑप्शन दे देगा सिलिकॉन, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? कैपेसिटर आएगा इसका आंसर। क्लियर? उसी तरीके से एस रैम का आंसर क्या आएगा? ट्रांजिस्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको रेगुलर रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की इसको जरूरत होती है, पीरियोडिक रिफ्रेश करने की इसको जरूरत होती है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो एस रैम की स्पीड ज्यादा होती है और इसका एक्सेस टाइम कम होता है। ठीक है, लेस एक्सेस टाइम, लेस एक्सेस टाइम एंड मोर स्पीड। और अगर हम बात करें डी रैम की, तो इसका मोर एक्सेस टाइम होगा, एक्सेस टाइम इसका ज्यादा होगा, और स्पीड इसकी कम होगी एज कंपेयर टू एस रैम, एज कंपेयर टू एस रैम। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और जितने भी मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या होता है हमारे पास रैम, रैम के बारे में क्लियर हो गया होगा, रैम का बेसिक आपको पता चल गया होगा, प्लस एस रैम क्या होती है और डी रैम क्या होती है, ये भी आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रोम की। ठीक है, जैसे रैम का क्या था? वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कि अगर कंप्यूटर पे कुछ काम करना है तो रैम का होना जरूरी है। उसी तरीके से रोम क्या चीज होती है, इसको भी समझना। अगर मैं रोम की बात करूं, तो रोम होता है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें बायस जो हमारा बूटस्ट्रैप का सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये स्टोर होता है कहां पे? रोम में। ठीक है, ये होता है हमारे पास रोम में स्टोर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो रोम होती है, इसको समझना आप सभी ने, जो हमारे पास रोम होती है इसमें एक तो बाइट सॉफ्टवेयर होता है, और ये बाइट सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है जी? कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। अगर आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? रोम। जैसे कंप्यूटर पे कोई काम करना है, उसके लिए चाहिए होगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, अगर बूट स्ट्रैपिंग करनी है, बूट स्ट्रैप अगर करना है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा? रोम चाहिए होगी। इसीलिए ये मेन मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। और जो रैम थी, रैम के बिना कंप्यूटर के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। स्टार्ट करने के लिए रोम चाहिए, और काम करने के लिए क्या चाहिए? रैम चाहिए आपको। ठीक है जी, रैम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, जब मेरे पास जो कंप्यूटर या लैपटॉप है, जब मेरे सामने जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसमें जो रोम होती है वो मैन्युफैक्चरर खुद डाल के देता है, खुद उसमें बाइस की प्रोग्रामिंग करके देता है। ठीक है, और ये जो मेमोरी होती है, रोम जो होती है, ये होती है जी नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। मतलब जो प्रोग्रामिंग एक बार हो गई वो कभी भी डिलीट नहीं होगी, वो हमेशा क्या रहेगी? परमानेंट रहेगी। इट विल बी परमानेंट, वो क्या रहेगी? परमानेंट रहेगी। समझ आ गया सभी को जी? ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में?
रोम के बारे में, जो कि आपको आई थिंक सबको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट देखो जी, अगर मैं रोम की टाइप्स की बात करूं तो पहली टाइप तो भाई रोम की अगर देखा जाए तो रोम खुद ही है कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है जी, आपको प्रोग्राम करके दे देता है, बाइज इंस्टॉल करके दे देगा कि किस तरीके से आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपको नहीं चाहिए, आपको क्यों, आप जैसे मैन्युफैक्चरर चाह रहे हैं वैसे आपने कंप्यूटर को ऑन करना है, आप चाहते हो कि मैं खुद प्रोग्राम कर लूंगा, मुझे खाली दे दो बस, है ना, खाली रोम दे दो, मैं खुद प्रोग्राम कर लूंगा, मैं अपने तरीके से शुरू करूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कंप्यूटर के आगे पहले डेल या एचपी लिखा हो, मेरा नाम लिखा होना चाहिए, तो उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर आई हमारे पास पहली टाइप ऑफ रोम, दैट इज प्रोम, ठीक है। इसका अपडेटेड वर्जन था प्रोम। इसमें क्या था कि आपको खाली रोम मिल जाती थी, एम्प्टी रोम मिलती थी, आप उसको खुद प्रोग्राम कर सकते हो, खुद प्रोग्राम कर सकते हो, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये थी हमारे पास प्रोम, ठीक है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार अगर आपने प्रोग्राम कर लिया, इसके ऊपर प्रोग्रामेबल है, एक बार अगर आपने प्रोग्राम कर लिया तो दोबारा इरेज नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। एक बार जो हो गया वो हो गया, अगर आपने एक बार अपना नाम लिख दिया तो आपका नाम ही आता रहेगा, फिर वो, फिर आप उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, रीराइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए, उसके लिए एक और अपडेशन हुई, दूसरी अपडेशन हुई, और दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास ई प्रोम, फिर आई ई प्रोम। पहले क्या थी हमारे पास, कल्ली रोम थी जो मैन्युफैक्चरर आपको करके देता था, जो आज भी हम यूज करते हैं। फिर आती है प्रोम, जो खाली आपको मिल जाती है स्टोरेज, और आप खुद इसमें क्या करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, बूटस्ट्रैपिंग की। फिर दूसरे नंबर पे आई ई प्रोम। अब ये क्या थी, ई फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या था कि आप खुद प्रोग्राम कर सकते हो जी इसको, ठीक है, इस रोम को खुद प्रोग्राम कर सकते हो, और आप इसको इरेज करके फिर से रीप्रोग्राम भी कर सकते हो, यू कैन री राइट इट, ठीक है। और इसको इरेज कैसे करोगे जी, इरेज करने के लिए आपको चाहिए यूवी लाइट्स इसमें से पास करवानी पड़ेगी आप, ठीक है। थ्रू यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेस की हेल्प से आप इसको इरेज कर सकते हो, और दोबारा क्या कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, ठीक है। बट यूवी रेस के साथ जब आप इसको इरेज करोगे तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगी, टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस, जैसे मान लो आपने धूप पे रखी है ये, है ना, सन के थ्रू ही करोगे यूवी रेस डाल के, तो 7-8 घंटों में ये इरेज होगी। तो इससे अच्छा हुआ, फिर क्या हुआ, जो इसकी थर्ड अपडेशन आई ना, वो सबसे बेस्ट अपडेशन थी। पहले रोम, फिर प्रोम, फिर ई प्रोम, फिर आई ई प्रोम, फिर लास्ट में क्या आता है, ई प्रोम। तो ई प्रोम क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, कि मतलब आप इस जो पर्टिकुलर ई प्रोम है, आपने अगर इसको इरेज करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज के साथ या फिर करंट पास करके आप सारा डेटा इसमें से इरेज कर सकते हो, और इसको दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हो जी, या कह लो रीराइट कर सकते हो। तो इस तरीके से चल रहा था पूरा का पूरा रोम का सिस्टम। पहले अकेली रोम थी, फिर प्रोम, फिर ई प्रोम, फिर ई प्रोम। और जो ई प्रोम है वो सबसे महंगी है, क्योंकि टाइम सेव होता है, बस एक बार करंट पास करवाया और सारी खाली, और फिर से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो सबसे एडवांस और सबसे महंगी जो हमारे पास रोम है वो कौन सी है, ई प्रोम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मेन जो मेमोरी है उसको क्लासिफाई किया गया है। आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम का। रैम जो है वो नॉन परमानेंट यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, और ये वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है, जिसके आगे दो पार्ट्स होंगे, डी रैम एंड एस रैम, ठीक है। रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोम की जरूरत पड़ती है। इसमें बाय सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसके आगे तीन पार्ट्स रहते हैं, प्रोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम। ये ई प्रोम है, ठीक है, इसमें पी लिख देना बस आप एक, दिस इज ई प्रोम, ठीक है, दिस इज ई प्रोम, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस किया है, और जितने भी आपको मैंने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया वो सभी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एस रैम इज मेड अप ऑफ, कि जो एस रैम है वो किसकी बनी होती है, डी रैम किसकी बनी होती है, ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑन चिप मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ चिप मेमोरी,
इसके ऊपर सवाल आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। तो ये सारी चीजें होती है, इसी तरीके से एग्जामिनर भी क्वेश्चंस निकालता है। तो जब भी आपने पढ़ना हो, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो, तो आपने बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करना उसका कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल जो है वो निकाल सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास अभी खत्म कर रहा हूं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब एमसीक्यूज में मिलेंगे दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।